फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कंटिन्यू करते हैं लेक्चर सीरीज। इससे पहले जो वीडियो हमने आपको अपलोड किया था, दैट वाज रिगार्डिंग द इंग्लिश अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, और उसमें हमने जर्नल एंट्रीज को थोड़ा सा टच किया था। उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज को फिर से देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज में हम क्या करते हैं कि एक डे बुक बनाई जाती है। उस डे बुक में हम डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। और उसमें मैंने आपको बेटा जी कहा था कि हमारे पास जर्नल दो टाइपों के होते हैं। एक होती है जनरलाइज्ड जर्नल और दूसरी होती है स्पेशलाइज्ड जर्नल। जनरलाइज्ड जर्नल में हर एक टाइप की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। वो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, वो परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, वो सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, वो परचेज ऑफ एन एसेट हो, वो कोई एक्सपेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, वो इनकम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, वो रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो। गर्ज किसी भी चीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अगर होगी, वो हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करते थे डे बुक में, जिसको हम कहते हैं जर्नल। फाइन। So before starting the journal, we discussed already about the rules for journalizing. And the rules are, there are two approaches for that. One is called American approach and second one was called as English approach. Under American approach, we categorized all types of accounts under 5 groups. That is asset account, capital account, then income account, then liability account. Fine. So an English approach, we discussed about the 3 main important groups, that is personal account, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सो अभी जब भी आपको जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री करने से पहले आप ट्रांजैक्शन में देखेंगे कि कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होता है, और उसके बाद उस अकाउंट का नेचर हम पता करते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि कौन सी चीज डेबिट करनी है और कौन सी चीज क्रेडिट करनी है। सो फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट इज योर द कंसेप्ट ऑफ द जर्नल एंट्रीज, क्योंकि यहीं पे हम अंडरस्टैंड करते हैं डेबिट क्या चीज होती है और क्रेडिट क्या चीज होती है। सो डेबिट और क्रेडिट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए आज हम फिर उसी कंटिन्यू करेंगे, उसी लेक्चर को जो हमने इससे पहले किया था। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ लेता हूँ, कुछ ट्रांजैक्शंस, और उस ट्रांजैक्शंस की हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 50,000। ट्रांजैक्शन मैंने बेटा जी लिखी। क्या है ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन क्या है उसको जरा देख लीजिए। ट्रांजैक्शन कहती है कि हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं कहां पे? बैंक में। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें, वो है इसमें एक चीज है कैश अकाउंट। इसमें कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, और दूसरा इसमें बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा इन्वॉल्व? बैंक अकाउंट। ठीक है। तो कैश अकाउंट का अगर हम नेचर पता करते हैं, कैश अकाउंट का नेचर क्या है, कैश अकाउंट का एज पर इंग्लिश अप्रोच अगर आपको पता करना है कि इसका नेचर क्या है, तो आप कह सकते हैं सर ये रियल अकाउंट है। इसका जो अप्रोच हम जब यूज करते हैं, तो मैंने इंग्लिश यहां पे यूज किया, तो मैंने कहा कि कैश है, कैश क्या है? एक रियल अकाउंट है। ठीक है। कैश है एक रियल अकाउंट। और बैंक, बैंक में मैंने कहा कि ये बेटा जी पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है। क्या है ये? पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? तो अगर अमेरिकन अप्रोच देखते हैं, अमेरिकन अप्रोच में क्या होता कि जो कैश है, कैश वहां पे क्या माना जाता? कैश वहां पे एसेट माना जाता। ठीक है। कैश वहां पे क्या माना जाता? एसेट। और जो बैंक है वो भी क्या माना जाता? एसेट। ठीक है। तो दोनों क्या माने जाते हैं? एसेट। ओके। अब हम अगर देखते हैं कि इन ट्रांजैक्शंस, इस ट्रांजैक्शन से क्या इफेक्ट पड़ता था। इफेक्ट क्या चीज? कोई चीज इंक्रीज होती है, कोई चीज डिक्रीज होती है। ठीक है। तो कैश हम डिपॉजिट कर रहे हैं कहां पे? बैंक में। तो हम हमारे ऑफिस से या हमारे पास जो कैश इन हैंड है, वो रिड्यूस होगा, वो डिक्रीज होगा, और बैंक की बैलेंस वहां इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने कैश को डिपॉजिट कहां पे किया है? बैंक में किया है। ये हम अगर देखें, रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट what comes in, credit what goes out. So we will see whether the cash is coming in or cash is going out. So simply cash is going out. Cash is going out because we are going to deposit this cash into the bank. So cash is going out of our business. Fine. So we will see that cash is going out. Real account says debit what comes in, credit what goes out. Here cash is going out. Cash हमारा जा रहा है। कहां जा रहा है? बैंक में जा रहा है। तो कैश हमारा जो है वो यहाँ पे आउट हो रहा है। तो कैश हमारा जो निकलेगा ना, तो हम कैश अकाउंट को क्या करेंगे? कैश अकाउंट हमारा जो यहाँ पे होगा, वो हमें यहाँ पे क्रेडिट करना है। कैश अकाउंट को क्या करना है? हमें क्रेडिट करना है।
ओके। और जो बैंक है, बैंक अगर हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इन पैसों का बैंक जो है वो रिसीवर है, बैंक क्या है? रिसीवर है। और हमने पैसा बैंक में जमा किया, ठीक है, तो बैंक में पैसा जमा हो गया तो बैंक रिसीवर हो गया। तो बैंक रिसीवर अगर है तो हम कहते हैं कि उस समय बैंक अकाउंट क्या करना है? बैंक अकाउंट उस समय आपको डेबिट करना है। क्या है? बैंक अकाउंट आपको डेबिट करना है। ये मैंने इंग्लिश अप्रोच के हिसाब से दिखाया। अगर यही हम अमेरिकन अप्रोच के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास जो एसेट है दैट इज कैश। हम इसकी फॉर्मूला क्या है? डेबिट द इंक्रीज इन एन एसेट क्रेडिट द डिक्रीज इन एन एसेट। सो हमारे पास कौन सा एसेट इंक्रीज होगा और कौन सा डिक्रीज होगा? सर कैश हमारा डिक्रीज होगा और बैंक जो है वो इंक्रीज होगा। तो बैंक इंक्रीज हो रहा है तो एसेट है तो हम उसको डेबिट करेंगे, और कैश सर एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री में हम जब लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा बैंक अकाउंट, ऐसे हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है, तो कैश अकाउंट। क्या मैंने लिखा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना था? 50,000। यहां पे लिखा मैंने 50,000 और यहां पे भी क्या लिखा मैंने? 50,000। और नरेशन क्या होगी इसकी? जिसमें हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, दिस इज द नरेशन। क्लियर है? तो आपने देखा कि हमने क्या देखा, एक कैश को हमने डिपॉजिट किया। कहां पे डिपॉजिट किया? बैंक में, ठीक है। तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया और बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, ठीक है। अगर अब मैं ऐसे लिखता, जरा देख लीजिए, अगर मैं लिखता विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, मैं लिखता ऐसे विड्रू, मेरी ट्रांजैक्शन क्या थी? विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹10,000। हम कैश बैंक से निकाल रहे हैं, हम कैश बैंक से निकाल रहे हैं, लेकिन इसके बाद इसमें नहीं बताया गया जो पैसा हम बैंक से निकाल रहे हैं उसका पर्पस क्या है। हमें ये नहीं पता है कि जो पैसा हम बैंक से निकाल रहे हैं वो क्यों हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ पैसा निकाला गया तो इसका मतलब है बैंक से पैसा निकलेगा और कैश इन हैंड आ जाएगा। कैश इन हैंड मींस ऑफिस में पैसा जमा हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा लिखा होता विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो वो भी ऐसी हो जाता। तो अगर ये लिखेगा भी नहीं, ट्रांजैक्शन में लिखा भी नहीं होगा, तो फिर भी ये पैसा हम जो विड्रॉ करते हैं बैंक से, ड्रॉ करते हैं बैंक से, हम विड्रॉ करते हैं बैंक से, ये किस पर्पस के लिए? ये हमारे ऑफिस यूज के लिए। तो ऑफिस यूज के लिए ऐसा पैसा निकाले गया है। तो इस वाले ट्रांजैक्शन में पहली बात है, सर बताइए हमें नेम ऑफ अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो गया? तो नेम ऑफ अकाउंट इसमें फिर से यही इन्वॉल्व होगा, एक कैश आएगा, दूसरा बैंक आएगा। फिर से क्या आया? कैश आया और दूसरा क्या आया? बैंक आया। सो कैश सर इंग्लिश अप्रोच में कैश रियल अकाउंट है, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? बिकॉज बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। देन अगर अमेरिकन अप्रोच देखेंगे तो सर ये एसेट अकाउंट है, ये भी एसेट अकाउंट है। सो मैं क्लियर बताऊंगा आपको। बताइए आपको ये फॉर्मूला से आसान डेबिट क्रेडिट करना होगा या इस वाली से? तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो अमेरिकन अप्रोच, कुछ बच्चों को अमेरिकन अप्रोच कुछ आपको आसान हो जाता है, कभी अमेरिकन अप्रोच, कभी आसान हो जाता है इंग्लिश अप्रोच। इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप ये वाला अप्रोच करें यूज, ये वाला अप्रोच यूज करें। ट्रांजैक्शन को हमें देखना है कि किसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अब पैसा बैंक से निकल रहा है, पैसा जो है वो बैंक से निकल रहा है और कैश हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। सो कैश बैलेंस हमारी इंक्रीज होगी और बैंक बैलेंस हमारी डिक्रीज हो जाएगी। सो बैंक एसेट है, कैश भी एसेट है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री सर आज उल्टा होगा। आज हम लिखेंगे क्या? आज कैश अकाउंट हमारा जो है, कैश अकाउंट हमारा आज डेबिट होगा और बैंक अकाउंट आज क्रेडिट होगा। और यहां पे भी मैं लिखूंगा 10,000, यहां पे भी लिखूंगा 10,000। और नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। क्लियर? तो हमने देखा सिंपल दो ट्रांजैक्शंस। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उस समय कैसे एंट्री होती है, और जब पैसा बैंक से निकाला जाता है उस समय एंट्री कैसे की जाती है। क्लियर है? ओके। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट जो है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो बेटा जी नेक्स्ट है वो देखेंगे हम किस तरीके से हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? ओके। यहां पे हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उसको जरा देख लेंगे, ठीक है, फाइन, ओके। ओके, नाउ अब हमारे पास एक और ट्रांजैक्शन है। अब आज हम बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं। अब हमारे पास एक और ट्रांजैक्शन है, क्या है? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मोहन ₹50,000।
अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक चेक रिसीव कर रहे हैं। किससे चेक रिसीव कर रहे हैं? मोहन से रिसीव कर रहे हैं। तो मोहन हमें एक चेक दे रहा है, तो मोहन हमारा एक डेटर होगा, उस डेटर से हमने पैसा रिसीव करना था और उसने हमें चेक दे दी, ठीक है। तो अगर हमें कोई चेक देगा हम उसको इनकार कर सकते हैं। चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, याद रखिएगा, चेक जो है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ प्रोमिसरी नोट जैसे होता है, इस तरीके से हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो पैसा हमें रिसीव करने के बदले कोई चेक देगा, हम मत बोलेंगे नहीं चेक हम नहीं पकड़ेंगे, तो चेक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो तो हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम चेक किसी से रिसीव करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि वो चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट होगी। क्लियर है? हो सकता है कि ये चेक किसी रीजन से वहां उस दिन डिपॉजिट नहीं होगी, लेकिन जर्नल एंट्रीज करने के दौरान हम इस चीज को एज्यूम करते हैं कि जब आप चेक किसी से रिसीव करते हैं या जब आप चेक किसी को पे करते हैं तो हम उस समय बैंक अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। किसको? बैंक अकाउंट को, ठीक है। तो यहां पे अब हमारे पास इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा? इसमें एक होगा बेटा जी बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा इन्वॉल्व? दैट इज बैंक अकाउंट। और दूसरा वो है मोहन's अकाउंट, ठीक है। एक क्या इन्वॉल्व हुआ इसमें? बैंक अकाउंट। और दूसरा क्या इन्वॉल्व हुआ इसमें? मोहन's अकाउंट। क्लियर है? तो अगर इंग्लिश अप्रोच के हिसाब से देखेंगे तो बैंक का है, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। और मोहन क्या है? इट इज अगेन अ पर्सनल अकाउंट। विच पर्सनल अकाउंट? इट इज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। बैंक इज विच पर्सनल अकाउंट? इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अगर अमेरिकन अप्रोच देखेंगे तो हम क्या कहते हैं? बैंक एक एसेट है। बैंक क्या है? एसेट, ठीक है, क्योंकि बैंक इज एन एसेट। क्लियर? बैंक बैलेंस हम एसेट मानते हैं, जो बैंक में जो भी पैसा आपके पास है वो क्या है बेटा जी? वो हम एसेट ही मानते हैं। क्लियर है? और मोहन जो है, मोहन इंग्लिश अप्रोच में ये हमारे पास क्या है? ये डेटर होगा, ठीक है ना। तो डेटर जो हमारे पास होता है, डेटर इज एन एसेट। सो मोहन क्या है? मोहन हमारे पास एक एसेट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक एसेट बना था बुक्स में, वो किसके नाम था? वो था ना मोहन के नाम पे। तो मोहन हमारा डेटर है, तो मोहन भी क्या है? एसेट। क्लियर है? तो अब अगर ये फॉर्मूला देखे या ये फॉर्मूला देखे, दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हैं। हम दोनों का यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कैसे यूज होता है। सबसे पहले बैंक अकाउंट की बात हमने की। डेबिट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट है तो क्या कहेंगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर है? अब बैंक इस समय पैसों का रिसीवर है कि बैंक गिवर है, ये बात आपको अंडरस्टैंड करना है। बैंक रिसीवर होगा कि बैंक गिवर होगा? क्या हमारा पैसा बैंक रिसीव करेगा कि बैंक वहां से पैसा हमें देगा? बैंक रिसीव करेगा, क्योंकि हमने चेक रिसीव जब की है, हमने इसका मतलब है ये बैंक में जाएगी। ये एज्यूम हम करते हैं कि ये बैंक में डिपॉजिट होगी। तो बैंक इस पैसों का रिसीव कर, इस चेक को रिसीव करने का मतलब है जो मोहन को पैसे देने थे वो उसके अकाउंट से वहां से निकाल के हमारे अकाउंट में डाला जाएगा, जो हमारा बैंक अकाउंट होगा। तो बैंक अकाउंट जो है वो हमारे पास जो यहाँ पे है, तो वो रिसीवर होगा। और मोहन इसमें गिवर है, क्योंकि हम मोहन से रिसीव कर रहे हैं, तो मोहन क्या बनेगा? गिवर। और बैंक क्या बनेगा? रिसीवर। सो जो रिसीवर हमारे पास कौन है? वो है बैंक। और गिवर कौन है? दैट इज मोहन। सो और एसेट अकाउंट, और यहाँ पे एसेट हमारे पास है, एक एसेट इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा एसेट डिक्रीज हो जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम यही अप्रोच यूज करते थे कि कौन सा एसेट इंक्रीज, को एसेट होगा, कैपिटल होगा या लायबिलिटी होगी, या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। हमारे पास यहाँ पे एसेट है, तो मैंने बैंक को अगर एसेट माना तो ये एसेट बेटा इंक्रीज हो जाएगा, और ये जो एसेट है ये डिक्रीज होगा। बिकॉज इन आवर बुक्स डेटर was considered as an asset, so we recorded the debtor as an asset. So now this debtor is now going to be decreased. Why we decrease it? Because he is going to pay it now. So हमने मत इसको बुक्स में रिकॉर्ड में रखना, क्योंकि वो पे कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? तो अब हमारे पास एक एसेट इंक्रीज हो गया, दूसरा एसेट डिक्रीज हो गया। एसेट अकाउंट फॉर्मूला यही है, वो कहता है डेबिट द इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट। सो हमारे यहाँ पे एसेट इंक्रीज जो होगा वो डेबिट होगा, जो एसेट डिक्रीज होगा वो क्रेडिट होगा, जो रिसीवर होगा वो डेबिट होगा, जो गिवर होगा वो क्रेडिट होगा। तो बनी इसकी जर्नल एंट्री, तो क्या बनेगी इसकी जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री बन गई तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट? 50,000। और क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे मोहन's अकाउंट। मोहन's अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कितना? 50,000। और यहां पे लिखेंगे नरेशन में क्या? बीइंग ए चेक received फ्रॉम मोहन। हमने चेक एक रिसीव की है, किससे? मोहन से। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000 रुपीज बाई चेक। पेड लाइफ
insurance premium. Now we have got a new transaction, that is paid life insurance premium by check ₹3000. हम क्या कर रहे हैं, हम एक चेक चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। किस चीज की पेमेंट कर रहे हैं? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कर रहे हैं। यहां पे आपको बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरस्टैंड करना है। देखिए हम क्या कर रहे पे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस हम बिजनेस के ऊपर नहीं कर सकते, हम लाइफ इंश्योरेंस किसी इंसान को करते हैं। तो यहाँ पे हम जो ये लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं, ये असल में हम प्रोपराइटर ने LIC पॉलिसी ली होगी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी, जीवन बीमा पॉलिसी ली होगी, तो उसका प्रीमियम पे किया जा रहा है चेक से, और वो चेक बिजनेस के अकाउंट से निकल रही, बिजनेस से वो चेक निकल रही। तो इसमें सर कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा? इसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस जो है ये बिजनेसमैन का पर्सनल एक्सपेंस है। अगर बिजनेस में से कोई भी पर्सनल एक्सपेंस बिजनेसमैन का पे किया जाए तो हम उसको ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। सो यहाँ पे क्या है ये लाइफ इंश्योरेंस? सो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम विल बी ट्रीटेड एज अ ड्राइंग्स। क्या ट्रीट किया जाएगा? ड्राइंग्स। तो इसमें अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा? इसमें इन्वॉल्व होगा एक ड्राइंग्स अकाउंट, और इसमें इन्वॉल्व होगा चेक के बदले हम यूज क्या कर देंगे? बैंक, क्योंकि हम एज्यूम करते थे उसी दिन ये पैसा निकला होगा हमारे अकाउंट से। क्लियर है? सो पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक ₹3000। सो ड्राइंग्स का अकाउंट क्या है जी? ड्राइंग्स इज अ पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग्स इज अ पर्सनल अकाउंट एज पर इंग्लिश अप्रोच। और बैंक क्या है? बैंक इज अगेन अ पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? और यहां से क्या कहेंगे, अगर अमेरिकन अप्रोच कहेंगे तो ये कैपिटल अकाउंट से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, और यहां पे बैंक जो है वो एसेट अकाउंट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सो अब मुझे एक बात कहिए, जब हम पेड लिख रहे हैं, पेड का मतलब हो गया हम चेक दे रहे हैं। जब हम किसी को चेक दे रहे हैं तो चेक देने का मतलब क्या होता है कि हम पेमेंट इसकी कर रहे हैं। तो पेमेंट किसकी कर रहे हैं हम? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की। क्योंकि वो ड्राइंग्स है तो हमारे ड्राइंग्स जो है वो पर्सनल अकाउंट है एज पर इंग्लिश अप्रोच, और अमेरिकन अप्रोच में वो कैपिटल अकाउंट है। तो यहां पे अगर हम इस वाले अकाउंट की बात करेंगे, हम परमानेंटली पैसा अगर निकाल रहे हैं तो ड्राइंग्स कहलाती है ना, तो कैपिटल से पैसा निकलता है, तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल हमारा रिड्यूस हो जाएगा, और हमारी बैंक बैलेंस वो एसेट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। सो कैपिटल डिक्रीज होगा, एसेट दैट इज बैंक बैलेंस वो भी रिड्यूस हो जाएगी। कैपिटल विल बी गेट डिक्रीज, एसेट विल गेट डिक्रीज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसेट अकाउंट? एसेट अकाउंट कहता है डेबिट द डिक्रीज इन द एसेट, क्रेडिट द debit the increase in the asset, credit the decrease in the asset। और कैपिटल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द डिक्रीज इन कैपिटल, क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल। सो हमारे पास आज कैपिटल इंक्रीज होगा, ड्राइंग्स करने से डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। तो कैपिटल अगर डिक्रीज हो जाएगा तो कैपिटल को हमें क्रेडिट करना है। क्लियर है? बात समझ आई? सॉरी, कैपिटल को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। वेरी गुड, कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। सो एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट तो हो गई जर्नल एंट्री। अगर ऐसे देखेंगे सो पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, सो प्रोपराइटर इस पैसे का रिसीवर हो जाएगा, और बैंक इसका गिवर हो जाएगा। सो रिसीवर डेबिट होता है, गिवर क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या होगी? तो लिखेंगे क्या? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट था? ₹3000, और यहां से लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। क्लियर है? और यहां से लिखेंगे क्या? नरेशन में लिखेंगे क्या इसको? बीइंग कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक, और ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल थोड़ा बनाएंगे, बीइंग ए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, हम थ्रू चेक। बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड थ्रू चेक। हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को पे किया, किसके थ्रू पे किया? चेक के थ्रू पे किया। तो बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड थ्रू चेक, हम चेक के थ्रू पे कर रहे हैं तो पैसा बैंक से निकलेगा। जब हम चेक को रिसीव करते हैं तो बैंक में डेबिट हो जाएगा। जब आप पे चेक करेंगे तो आपको बैंक से पैसा क्रेडिट हो जाएगा, पैसा निकलेगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास बैंक अकाउंट यहाँ डिक्रीज हो गया, तो बैंक डिक्रीज हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। अगर यहाँ पे इस वाले ट्रांजेक्शन में इंक्रीज हुआ था तो हमने डेबिट किया था। होप आपने ये दो ट्रांजैक्शंस को अंडरस्टैंड
किया होगा। तो फिर से एक बार बताता हूं, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मोहन ₹50,000, तो पैसा बैंक में आ रहा था, तो बैंक उस समय डेबिट हो गया, और मोहन उसका हमारे पास मोहन जो था वो गिवर था, तो हमारा मोहन क्रेडिट हो गया। तो क्या लिखा हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन's अकाउंट बीइंग ए चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। फिर उसके बाद हमने देखा पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक ₹3,000। तो हमारे पास तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है दैट इज अ ड्राइंग्स, दैट इज अ पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर। लाइफ इंश्योरेंस हम बिजनेस का नहीं कर सकते, बिजनेस के लिए हमारा जनरल इंश्योरेंस होता है। तो हम अगर बिजनेस के लिए इंश्योरेंस करेंगे वो जनरल इंश्योरेंस होगा, वो होगा इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर, इंश्योरेंस अगेंस्ट थेफ्ट, इंश्योरेंस अगेंस्ट एनी एक्सीडेंटल इश्यू। तो उसके लिए हम ड्राइंग्स वहां पे नहीं लिखते, वहां पे हम सीधे बिजनेस का वो एक्सपेंस मानते हैं, क्योंकि वो इंश्योरेंस आप बिजनेस के लिए करते तो वो आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस बन जाता, वो आपके बिजनेस के लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। तो यहाँ पे ये पर्सनल है तो ये ड्राइंग्स अकाउंट होगा, और बैंक से पैसा निकलेगा तो बैंक इन्वॉल्व हो गया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखेंगे क्या, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड थ्रू चेक, चेक के थ्रू आपने पे कर दिया। आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं बेटा। हाँ, यहाँ पे एक और ट्रांजैक्शन में लेता हूं, उसको अगर गौर से देखेगा, अब यहां पे मेरे पास एक और ट्रांजैक्शन है, हम लिख रहे हैं पेड इनकम टैक्स, पेड इनकम टैक्स थ्रू चेक, पेड इनकम टैक्स थ्रू चेक ₹5,000। हम पे क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स, किसके थ्रू, चेक के थ्रू। यहां पे अगेन ये आपको याद रखना है, जो इनकम टैक्स हम पे कर रहे हैं ये प्रोपराइटर का पे किया जाता है, ये प्रोपराइटर, ये सोल प्रोपराइटर का हम यहां पे इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। ये सोल प्रोपराइटर जो हमारे पास है ये वही उसी का अपना इनकम टैक्स है, ये बिजनेस का इनकम टैक्स नहीं है। हम ये बिजनेस का टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, हम ये प्रोपराइटर का पे कर रहे हैं। तो प्रोपराइटर यहाँ पे अपना इनकम टैक्स पे कर रहा है, तो प्रोपराइटर जब अपना इनकम टैक्स पे करेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको, यहाँ पे ये भी ड्राइंग्स ही मानी जाएगी, ठीक है। सो ये हमारे पास फिर से एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा, वो है ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस है इस बिजनेसमैन का, प्रोपराइटर का। सो ड्राइंग्स हमारे पास यहाँ पे एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा, और दूसरा अकाउंट चेक है तो बैंक अकाउंट ही होगा, चेक जहां होगा तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा, क्लियर है। चेक जहां है तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा, क्लियर है ना। तो अब यहां पे हमारे पास जो ड्राइंग्स है, तो अगेन जो ड्राइंग्स है इससे हम, ये तो पर्सनल अकाउंट है तो बिजनेसमैन इसका रिसीवर हो जाएगा, क्योंकि हमारे ड्राइंग्स हो रही है तो ये हम उस इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, ये हम बिजनेसमैन को असल में पैसा दे रहे हैं, हम इनकम टैक्स को नहीं दे रहे। हम इनकम टैक्स को यहाँ पे डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, हमसे ये पैसा बिजनेसमैन लेता है, हमसे ये पैसा प्रोपरेटर लेता है, तो प्रोपरेटर लिए लिया तो हम इसको ड्राइंग्स मानेंगे। सो हम फिर एंट्री क्या करेंगे, पैसा बैंक से निकलेगा तो हम लिखेंगे ना ऐसे, जो हमारे पास ड्राइंग्स है that's again personal account, that's again capital account as far as the American approach is concerned. Bank is a personal account as far English approach is concerned, and bank is a real account, you can say। इंग्लिश अप्रोच में ये रियल है और अमेरिकन में ये एसेट है, ठीक है। कुछ ऑथर्स का मानना है कि बैंक एसेट है, बैंक पर रियल को वो मानते हैं, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे बैंक इज अ एस्टैब्लिशमेंट, बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन, सो वी कंसिडर इट द पर्सनल, ठीक है। तो कुछ जगहों पे आप देखेंगे तो वो बैंक को क्या मानते हैं, बैंक को वो रियल मानते हैं, ठीक है। लेकिन बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन, सो इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिशमेंट, डिपार्टमेंट्स, हर एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है, क्लियर है। तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट हमने क्या किया, डेबिट, और बैंक अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट, क्योंकि चेक हमने पे की थी, पैसा हमारे से निकलेगा तो लिखेंगे 5,000 यहाँ पे, 5,000 यहाँ पे, बीइंग इनकम टैक्स पेड थ्रू चेक, बीइंग इनकम टैक्स पेड थ्रू चेक, क्लियर है। सो हमने यहां पे भी इसको क्या देखा, ये हमारे पास क्या है, इट्स अगेन ड्राइंग्स, इट्स अगेन ड्राइंग्स, क्लियर है। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और ट्रांजैक्शन है, वो है, हम एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं। एंड हमारे पास एक चेक हमने रिसीव की थी, ठीक है। हम एक चेक और एक दिखाएंगे, चेक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी वही हम कवर करते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए बेटा जी, हाँ, पहले क्या लिखेंगे, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन,
हाँ, एज दिस दैट ट्रांजैक्शन वी हैव ऑलरेडी सीन। हाँ, हमने एक चेक ली थी किससे, मोहन से, तो हमने उस समय लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। ठीक है, क्या लिखा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। अब वही चेक हमारी डिसऑनर हो गई, जो चेक हमने डेटर से रिसीव की थी, और वही चेक अब क्या हो गई, वही चेक आपको डिसऑनर हो गई। क्लियर है? तो अब क्या होगा, अगर हमने चेक, इससे पहली वाली ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको बेटा जी दिखाई थी, उसमें मैंने लिखा था रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मोहन रुपीज 10,000 और वट एवर। तो आपने क्या लिखा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। नाउ हम क्या लिखते हैं, ए चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन डिसऑनर्ड, चेक रिसीव्ड फ्रॉम चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन डिसऑनर्ड, जितना अमाउंट होगा उतना ही। ठीक है, मान लीजिए 5,000 था। हमने इससे पहले एक चेक ली थी किससे, मोहन से, कितने की, 5,000 रुपीज की। तो उस समय हमने एंट्री क्या की थी, हमने डेबिट किया था कैश अकाउंट को, और हमने मोहन को क्रेडिट किया था। हमने लिखा था कि हमारे मोहन जो है वो हमने किया था क्रेडिट, और बैंक अकाउंट को किया था डेबिट, बिकॉज वी रिसीव्ड द चेक। ना वही चेक जब बैंक पे पहुंची, बैंक के पास पहुंची, तो बैंक ने देखा कि इसके अकाउंट में कुछ पैसा नहीं है, तो ये चेक बाउंस हो गई, ये चेक डिसऑनर हो गई। जब चेक डिसऑनर हो जाएगी तो हमें क्या करना है, तो हमारे लिए अब मोहन फिर से कर्जदार हो जाएगा, मोहन हमारे लिए फिर से कर्जदार हो जाएगा, क्योंकि उसने तो पैसा पे किया ही नहीं। लेकिन इससे पहले तो हमने एंट्री इसके लिए की थी, हमारे पास एंट्री ऑलरेडी हो गई थी, मैंने लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। लेकिन अब जब ये डिसऑनर हो गई तो उस एंट्री को हम काट तो नहीं सकते, हम अब इस एंट्री का रिवर्स करेंगे, उस एंट्री का क्या करेंगे, रिवर्स। तो उस समय अब हमें क्या करना है, इस समय हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे मोहन्स अकाउंट फिर से डेबिट करेंगे, हम मोहन को फिर से डेटर अपना बनाएंगे, मोहन्स अकाउंट यहां पे फिर से डेबिट होगा। और यहां पे जो चेक है, ये चेक ये जो चेक जो हमारे पास है, ये वापस जो आ गई, तो हमें बैंक अकाउंट को वापस क्रेडिट करना है, क्योंकि हमने पहले बैंक अकाउंट को डेबिट किया था। क्योंकि जब हम रिसीव चेक करते हैं ना, हम एज्यूम करते हैं कि ये चेक उसी दिन डिपॉजिट बैंक में होगी, और ये भी एज्यूम करते हैं कि इसमें पैसा हमारा जमा हो जाएगा। चूंकि पैसा जमा ही नहीं हो गया, हमने खामा में बैंक अकाउंट को डेबिट किया, हमने खामा में बैंक बैलेंस अपनी इंक्रीज की, लेकिन जब बैंक के पास चेक पहुंची तो वहां से डिसऑनर होके आ गई, तो हमने मोहन को फिर से अपना डेटर बनाया। सो एक फॉर्मूला हमारे पास है पर्सनल अकाउंट की, डेबिट द डेटर क्रेडिट द क्रेडिटर। क्लियर? या अगर हम इसको मोहन को हम एसेट मानते हैं, तो ये एसेट फिर से इंक्रीज हो गया, एक एसेट मोहन का इंक्रीज हो गया, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ डेटर, और दूसरा एसेट बैंक के फॉर्म में डिक्रीज हो गया, क्योंकि बैंक बैलेंस वापस कम करनी है और मोहन को फिर से एज ए डेटर मानना है। तो क्या करेंगे, 5,000 लिखेंगे यहां पे, 5,000 लिखेंगे यहां पे। इससे पहले मैंने क्या एंट्री की थी, मैंने किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम किया था ये चेक हम रिसीव कर रहे हैं और ये पैसा बैंक में जमा हो रहा है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, ऐसा हुआ ही नहीं, वहां से वो चेक जो है वो बाउंस होके आई, वो डिसऑनर होके आई, चेक रिटर्न में वापस हमें मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, हम मोहन को वापस डेटर बनाएंगे, मोहन को वापस डेबिट करेंगे और बैंक से पैसा माइनस करेंगे। बैंक बैलेंस हमारी खामा में हमने इंक्रीज की थी, डेबिट किया था उस समय, और हमें वापस डिक्रीज करेंगे, तो इसको मोहन बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लिखेंगे क्या, बीइंग check dishonored, being check dishonored। क्लियर? सिंपल, बीइंग चेक डिसऑनर्ड। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं आप। हमारे पास बैंक ने कुछ चार्जेस काटे, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस ₹500। बैंक ने हमें कुछ चार्जेस किए, बैंक ने हमें कुछ चार्जेस लगाए, हमने कुछ ट्रांजैक्शंस की होगी, तो बैंक हमें कुछ चार्जेस उसके लिए काटता है। तो अब जो बैंक चार्ज हमें काटेगा, तो उसके लिए हमें बैंक तो नहीं बोलेगा आइए हमारे पास और बैंक चार्जेस पे करिए, नहीं। वो क्या करते हैं, उन चूंकि हमारा अकाउंट उनके पास ऑलरेडी है, हमारे पैसे ऑलरेडी उनके पास है, वो हमारे अकाउंट में से ये 500 रुपए निकालेंगे, क्लियर है, और अपने अपने अकाउंट में डाल देंगे। तो बैंक हमसे क्या करेगा, बैंक हमें सेपरेट इंटीमेशन तो नहीं देगा आइए आपका इंटरेस्ट बैंक चार्जेस चढ़े हैं आपको, आप ये चार्जेस पे करिए, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा अकाउंट ऑलरेडी उनके पास, हमारा पैसा ऑलरेडी अकाउंट में है, तो वो हमारे अकाउंट में से इसको माइनस कर लेंगे। फाइन। तो इसमें अब हमारे पास कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होता है वो जरा देख लेते हैं। सो जो बैंक चार्जेस हमारे पास है, वो कौन कौन सा अकाउंट यहां पे इन्वॉल्व होगा वो हम जरा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो बैंक चार्जेस हमारे पास है, ये बैंक चार्जेस एक अकाउंट बनेगा, क्योंकि बैंक चार्जेस हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस बन जाएंगे, और दूसरा इसमें बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा।
ठीक है। बैंक चार्जेस हमारे पास क्या है? बैंक चार्जेस सिंपली हमारे एक्सपेंसेस है। बैंक चार्जेस क्या है बेटा जी? ये एक्सपेंसेस बिजनेस के हैं, क्योंकि हम बैंक के सर्विसेज लेते हैं और उन सर्विसेज के बदले बैंक ने हमें कोई चीज चार्ज किया, तो ये बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस बन गया। सो बैंक चार्जेस क्या है? ये हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कम अंडर विच ग्रुप? दैट इज नॉमिनल अकाउंट इन केस ऑफ इंग्लिश अप्रोच। देन वी हैव वन मोर, दैट इज अ बैंक अकाउंट, अगेन इट्स अ पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? ओके। और जो हमारे पास बैंक चार्जेस है वो एक्सपेंसेस है, तो अमेरिकन अप्रोच में वो एक्सपेंसेस अकाउंट ही बनेंगे, और बैंक जो है वहां पे एसेट होगा। अब ये वाला अप्रोच यूज करे, ये वाला अप्रोच यूज करे, आप पे डिपेंड करता है। तो एसेट आपके पास जो है वो है आपके पास बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस बैंक चार्जेस लगाने से क्या होगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि एसेट आपका डिक्रीज होगा। हमारे पास क्लियरली पता है कि एसेट जब डिक्रीज होता है तो उस समय एसेट को हम क्रेडिट करते हैं। तो बैंक हमारे पास एसेट है तो एसेट आज क्रेडिट करना है, तो सिंपली एसेट क्रेडिट करना है। और एक्सपेंसेस जो हमारे पास होते हैं उनकी फॉर्मूला है कि एक्सपेंसेस इंक्रीज